राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि भारत चीन के बीच पैगोंग लेक के पास जो विवाद था उस पर समझौता हो गया है और दोनों ही देश की सेनाएं अपने सैनिकों को वहां से पीछे हटाएंगी। भारत चीन दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी में बदलाव न हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते में हमने कुछ भी नहीं खोया है। पैगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है और इससे दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि भारत ने चीन से हमेशा कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों तरफ से कोशिश करने पर ही विकसित हो सकते हैं। साथ ही सीमा विवाद भी बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। सीमा पर चीन ने जो कदम उठाए हैं उससे भारत चीन के संबंधों पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों में हमारी सेनाएं मौजूद हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के ऊपर भारत का एज बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बातचीत हुई है। हमने 3 सिद्धांतों पर जोर दिया है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत चल रही है। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देशों के कमांडर मिलेंगे। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। साथ ही पूरा सदन देश की संप्रभुता और अखंडता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। ये समझौता मोदी सरकार की रणनीतिक जीत है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की 1 इंच जमीन भी वो किसी को नहीं लेने देंगे। इसके साथ ही देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन विनय और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर यह समझौता भारत की एक बड़ी जीत के रूप में सामने है और पिछले 9-10 महीनों से जो विवाद भारत चीन सीमा पर चल रहा है उसने दोनों देशों के बीच जो तलखी घोली है उस तलखी को कम करने की एक कोशिश है और द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो अगर बात करें इस समझौते की, पीछे हटी है चीन की सेना और क्या कहा है रक्षा मंत्री ने, अगर उनके बयानों पर थोड़ी विस्तार से नजर डालें तो दोनों पक्ष जो है वो सीमा पर अपनी सेनाओं को हटाएंगे, पीछे हटाएंगे। डिसएंगेजमेंट, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो पूरे समन्वय के साथ, पूरे तौर तरीके से ये सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन द्वारा पिछले वर्ष एलएसी के आसपास प्रवेश करने का प्रयास किया गया था
और ये प्रवेश करने का प्रयास अतिक्रमण के रूप में देखा गया था और पूरी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की थी, भारत समेत। और तीखे हुए थे रिश्ते दोनों देशों के बीच, जिसकी हर मंच से भारत ने तीखी आलोचना भी की थी। भारत ने कार्यवाही की, गोला बारूद भी पिछले वर्ष इकट्ठा किया था। भारत अपनी तरफ से हर मुस्तैदी लेकर चला, न केवल सैन्य स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने अपनी रणनीतिक योजना बनाई थी। लद्दाख इलाके में चीन अनाधिकृत तरीके से 1962 से कब्जा बना रहा है, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अपनी विस्तारवाद की नीति के जरिए किसी एक देश को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भारत के साथ उसने बार बार ऐसा किया है। अनाधिकृत तरीके से 43,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है चीन का, एक चोट है जो भारत को लगी है, लेकिन बावजूद इसके भारत बार बार बातचीत की पहल करता है, संवाद की स्थिति कायम रखने की कोशिश करता है। इस अतिक्रमण का चीन और भारत के संबंधों पर असर पड़ा है और पिछले 9 महीनों में जो कुछ हुआ है उसने उन दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बावजूद इसके भारत हर मंच से बार बार बातचीत की अपील करता रहा है। हम अपनी एक एक इंच जमीन किसी और को लेने नहीं देंगे, रक्षा मंत्री ने कहा है। अपनी देश की संप्रभुता से, अखंडता से, एकता से भारत किसी भी तौर पर, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देगा। बार बार भारत ने हर मंच से यह संदेश दिया और आज बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि जरूर समझौता कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जमीन हम किसी को देंगे। दोनों देशों के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 महीनों में जो विवाद सामने आया, जो तलखी घुली थी रिश्तों में, बावजूद इसके भारत ने हर बार कोशिश की कि संवाद चलता रहे, बातचीत होती रहे, ताकि द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ते रहे। पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से पर समझौता हो गया है और इसी समझौते के तहत अब जो है दोनों देश अपनी सेनाएं जो हैं वो पीछे हटा रहे हैं। फिंगर 3 के आसपास भारत अपनी पोस्ट कायम रखेगा, चीन भी फिंगर 8 के आसपास अपनी पोस्ट कायम रखेगा और अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जो भी निर्माण किया गया है उसे तोड़ा जाएगा। वो अवैध था, वो अतिक्रमण था, उसे हटाया जाएगा। पेट्रोलिंग दोनों देशों की सहमति से होगी। कुछ बिंदु है जहां पर सहमति बनाना जरूरी था और पेट्रोलिंग उनमें से एक मुद्दा है जहां पर सहमति दोनों देशों की जरूरी थी। भारत ने बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। भारत बार बार साफ करता रहा है कि वो संवाद चाहता है, टकराव की स्थिति नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी किसी भी चीज से समझौता किया है। कुछ मुद्दों पर टकराव है जिन्हें हल किया जाएगा, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान अब भी ढूंढा जाना बाकी है और देश की संप्रभुता और एकता से कोई समझौता नहीं होगा। जब से ये विवाद सामने आया था तब से लेकर देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना हो या देश की जनता को विश्वास दिलाना हो कि देश की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी, अपनी संप्रभुता से कोई सौदा, कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और भारत और चीन दोनों एलएसी का सम्मान करेंगे। ये 3 बिंदुओं पर समाधान की कोशिश है, उसे सुलझाने के निर्देश भारत ने चीन को दिए हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। दोनों देश यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब पिछले साल की जो स्थिति विवाद से पहले उस पर आने की कोशिश करेंगे। और ये 3 बिंदु हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, जिन पर समन्वय की स्थिति बननी चाहिए। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर द्विपक्षीय नियमों का पालन करेंगी। आपसी समन्वय से जैसे भी यथास्थिति बहाल हो उसके लिए दोनों देशों की सेनाएं काम करेंगी, उन नियमों का पालन करेंगी जिससे कि टकराव की स्थिति ना बने। तो ये समझौता है जो भारत ही नहीं दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं, साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। सुधीर आपके पास आ रहे हैं। सुधीर, ये समझौता और रक्षा मंत्री का बयान एक बहुत बड़ा भरोसा है कि द्विपक्षीय रिश्तों की जो अब शुरुआत होगी वो सही दिशा में आगे जाएगी। सुधीर, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, आपसे जानना चाहेंगे ये समझौता, इसे भारत की एक बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए? हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि भारत का बहुत पहले से ही हम ये कह रहे थे कि जो पिछले साल 2020 अप्रैल का जो महीना है उससे पहले की स्थिति पर दोनों पक्षों को जाना है
तो ये बात चीन उस समय पर मान नहीं रही थी, और इसीलिए ये जो टेंशन बढ़ा बॉर्डर में, ईस्टर्न लद्दाख में, ये काफी हद तक बढ़ा। लेकिन एक बार जब चीन ने अब देख लिया है कि भारत का इरादा पक्का है, तो उसके बाद ही ये समझौते के रास्ते पे आई है। तो अगर हम ये देखेंगे कि जब क्योंकि भारत का इरादा पक्का था तब जाके ये समझौता हुआ, अगर भारत यहां पर कमजोरी दिखाता तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार का समझौता हो सकता था। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हठ धर्मिता नहीं दिखाई भारत ने। 9 दौर की बातचीत हुई है, ये अपने आप में मायने रखता है कि इतने बड़े विवाद के बावजूद 9 दौर की बातचीत होना, ये इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। अगर एक देश विस्तारवाद की नीति अपना रहा है तो भारत अपने संवाद करने के तरीके से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए भारत और चीन 2 बड़े देश हैं, और खास करके दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए दोनों के रिश्ते अच्छे होना, ये मैं समझता हूँ ज़रूरी है। लेकिन ये अच्छे रिश्ते का मतलब नहीं है कि चीन अपनी मनमर्जी करता रहे, क्योंकि वो भारत को वो मंजूर नहीं है। तो अगर जिस प्रकार से हमने रक्षा मंत्री ने आज सदर में बिल्कुल साफ कर दिया है कि 3 मुद्दे पर होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो रिस्पेक्ट है वो दोनों तरफ करेंगे और एक तरफा उसको चेंज नहीं करेंगे। तो अगर ये बात तय हो जाती है, और अगले वाले दिनों में हम देखेंगे कि चीन इसके ऊपर अमल कर रहा है, क्योंकि भारत तो अमल करता ही रहा है पहले से ही, तो अगर चीन भी इसके ऊपर अगर अमल करेगा तो मैं समझता हूं कि शांति जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से चीन ने पहले कई सालों से वो धोखा देता जा रहा था, तो ये कहना कि हम चीन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लें, मैं समझता हूं वो भी नहीं हो सकेगा। तो जो भी कार्रवाई अभी जमीन के ऊपर होगी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इसको बार बार चेक करते रहेंगे कि जिस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है, जिस प्रकार से समझौता हुआ है, वो उसी प्रकार से चल रहा है, और आगे भी चीन इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना करे जिससे कि वो एक तरफा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश करे। बिल्कुल। अब कहना चाहिए कि गेंद जो है वो चीन के पाले में है। सुधीर, आपके पास आएंगे। ध्रुव कटोच जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा पहले हो चुका है कि चीन धोखा दे चुका है, और कई मंचों पर उसने साबित किया है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। तो क्या पूरी तरह विश्वास करना सही होगा चीन पर? बिल्कुल नहीं रजनी, देखिए बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देखिए चीन जो टेबल पर बैठकर बात करता है, जब बातचीत होती है तब बात करता है तो कुछ बात अलग होती है, लेकिन जब ग्राउंड सिचुएशन होती है तो वो जो बातचीत करता है उसके हिसाब से मैच नहीं करती। ये कई बार देखने में मिला, और यही बात रक्षा मंत्री ने सदन में भी कही है कि जो समझौता हुआ है उसके 48 घंटे के बाद जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी उसमें जो दोनों सैन्य अधिकारी हैं बैठकर इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि प्रोसेस क्या रहेगा डिसएंगेजमेंट का। और ख़ास बात है जो प्रोसेस के साथ ही जो डिसएंगेजमेंट होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद से आगे की जो स्थिति होगी, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें क्लियर हैं रजनी अपने आप में कि पहले जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा, उसके बाद जो समझौता है उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। रजनी, सुधीर, अगर बात करें इन दोनों ही देशों की, 9 महीने को जो विवाद रहा है उसने कहीं ना कहीं दोनों देशों को ज़रूर कुछ सिखाया है। अगर बात करूं भारत की तो भारत को क्या सीख मिली इससे, और बात करूं चीन को तो बड़े कड़े संदेश भी मिले हैं चीन को। देखिए रजनी, यहाँ एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने शुरू से ही अपना स्टैंड रखा, न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी तरह से चीज़ें क्लियर कर दी कि देखिए हम बातचीत से समझौते का हल चाहते हैं, लेकिन कोई भी अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कोई समझौता करने की कोशिश करता है या हमारी ज़मीन कोई कब्जाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं होगा। और वैसा ही देखने को मिला, लगातार जो भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी रही, लेकिन भारत अपनी स्थिति पर डटा रहा। ना ही हमने ये कोशिश की कि हम चाइनीज़ की तरफ आगे बढ़ें, हम सिर्फ अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बिल्कुल मजबूती से बनाए रखें। और ये लंबे समय तक बनाए रखने का जो फ़ायदा हमें हुआ वो चीन को साफ तौर पर समझ में आ गया कि भारत की जो स्थिति है पूरी तरह से मजबूत है। और न केवल हमने चीन को सही शब्दों में ये चीज़ें बताई, रक्षा मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट को बताया, विदेश मंत्री ने बताया, NSA के जो अपने काउंटर पार्ट थे उनके ज़रिए ये संदेश दिया गया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने जो अपनी पूरी स्थिति है वो मजबूती से साफ तौर पर रखी। तो एक
चीन को सही शब्दों में ये समझ में आ चुका है कि भारत के साथ इस बार निपटना आसान नहीं है। जो लगातार वो टैक्टिक्स करता रहता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर समझौता किया कि हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे, आप भी थोड़ा पीछे हट जाइए, लेकिन भारत ने इस बार क्लियर कर दिया कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति पर अगर वापस नहीं जाते हैं तो हमारी सेनाएं वापस नहीं जाएंगी और लगातार हम उसी स्थिति में बराबर बने रहे। तो ये सारी स्थितियों का हमें फ़ायदा देखने को मिला। आगे सीख हमें ज़रूर ये मिली है कि जो चीन कहता है उस पर आँख मूंद कर भरोसा ना किया जाए, जो फैक्ट्स हैं उनको ऑन ग्राउंड चेक किया जाए, उसके बाद ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आगे बढ़ा जाए। तो ये ज़रूर हमें इस बार सीख मिली है कि जो समझौते और जो चीज़ें होती हैं उनको वेरीफाइबल फैक्ट्स जो हैं उनके साथ चेक किया जाए, उसके बाद से फिर जो समझौते और जो चीज़ें हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाए। रजनी, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, आपके पास आना चाहेंगे। वो हिस्सा जिसे चीन ने भारत की दुखती रग या कमज़ोर नब्ज माना था, वहाँ पर भारत ने डट कर और पूरी शिद्दत के साथ सामना किया है इन 9 महीनों में, चाहे वो तलखी हो, चाहे फिर बयान हो, कड़े बयान हो, या हर मंच से हमला किया गया चीन की तरफ से। वो कमज़ोर हिस्सा भारत की एक मजबूती बनकर सामने आया है इन 9 महीनों में। देखिए, मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखी गई है पिछले 9 महीनों में, वो 2 चीजें हैं। एक है कि पॉलिटिकल विल, कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की तरफ से, वो पूरी तरफ से तैयार थी। तो ये 2 चीजें मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार मैसेज चला गया चीन को कि भारतीय सेना और वायुसेना दोनों तैनात हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो युद्ध हो सकता है और युद्ध के लिए तैयार है। तो अगर हम युद्ध रोकना चाहते हैं तो मैं पहले से ये एक बात साफ बहुत बार कह चुका हूं कि अगर आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, और वो है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें और जीतने के लिए तैयार रहें। और एक बार जब इस प्रकार की मिलिट्री मैसेज आगे चले जाती है और पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, तब जाके शांति कायम रहती है। तो यहां पर मुझे लगता है कि मिलिट्री की तरफ से मैसेजिंग गई है और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक मैसेज गई है, और इसी मैसेज का ये कारण है कि अभी जाके ये बातचीतों में ये समझौता इस प्रकार से हुआ है कि जो अप्रैल 2020 की स्थिति है उस स्थिति को या उससे पहले वाली स्थिति को कायम रखना है अगर आप शांति चाहते हैं तो अभी आगे हम देखते हैं कि चीन इसके ऊपर किस प्रकार से अमल करता है, और अगर वो अमल करे तब मुझे लगता है कि भारत भी अपना हाथ आगे दोस्ती के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन अब ये कहने के एक चीज फिर भी कहना पड़ेगी कि जहां तक भारत की जनता है, मुझे नहीं लगता है कि भारत की जनता को चीन के ऊपर भरोसा अगले कुछ सालों में वो फिर से बनने वाला है, क्योंकि जो एक बार इस प्रकार से भरोसा टूट चुका है, ये बहुत साल लगेंगे इसको बनाने में। तो ये चीन अभी चीन के ऊपर है कि वो किस प्रकार से अपनी अगली कार्रवाई करे, लेकिन भारत अपने जो हमारा स्टैंड जो है हम उसके ऊपर डटे रहेंगे, और जो आगे वाली कार्रवाई है वो उन्हीं मुद्दे पर करेंगे जो रक्षा मंत्री ने आज संसद में बता दी थी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो निश्चित तौर पर चीन पर नजर तो रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव कटोच जी और सुधीर यादव हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जहाँ पे आए ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका महत्व मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। ये देखिए, ये लॉर्ड मिकी का बंगला था। मिकी तो एक कार्टून है ना बेटा, ये भी। ये देखिए, यही वो दीवार है जिसके सामने उनकी बीवी संवरती थी। दीवार का है? और इस सीलिंग के नीचे अंग्रेजी पार्टियां हुआ करती थी। सीलिंग का? और यहाँ अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। सच है, वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। केंद्रीय कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग अगर फेक न्यूज़ और हिंसा फैलाने के लिए होता है तो इन मंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री ने सोशल मीडिया की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोहरा रवैया नहीं चलेगा। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। तो सोशल मीडिया साइट्स को कड़ी चेतावनी दी है कानून मंत्री ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नीरज, साफ साफ शब्दों में कहा है कि आप काम करिए, पैसे कमाइए, लेकिन देश के कानून से परे जाकर आप काम नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो खुद ट्विटर के संपर्क में है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में है। स्पष्ट तौर से उन्होंने ये बात कही है कि ट्विटर और जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो भारत के कानून का उनको पालन करना पड़ेगा। भारत की एकता, अखंडता और भारत में जिस तरीके से हैशटैग करके उसको ट्रेंड कराने की कोशिश की जाती है, चाहे भारत में नरसंहारों की बात हो या भारत के अंदर जो हिंसा होती है, जो नफरत फैलाने वाले जो तमाम घटनाएं होती हैं, उनको हैशटैग किया जाता है। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहिए, पैसा कमाइए, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और एक डिजिटल इंडिया में एक बड़ा रोल इन सोशल प्लेटफॉर्म का रहता है, लेकिन आपको भारत के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि दोहरा जो मापदंड आप अपनाते हैं वो मापदंड भारत में नहीं चलेगा। आप कैपिटल हिल में जिस तरह का बर्ताव होता है और वहाँ आप जिस तरह से ट्रेंड करते हैं, जिस तरह से आप समर्थन करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर भारत में आती है बात तो आप उन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं जो भारत की एकता, अखंडता का जो प्रतीक है, जो लाल किला, उसको तिरंगे पर अपमान होता है और जो लोग अपमान करते हैं आप उनके समर्थन में इस तरह के हैशटैग और इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दे दिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं चलेंगी, आप काम करिए, लेकिन देश के कानून के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से। बिल्कुल, दोहरा रवैया यहाँ पर नहीं चलेगा। सोशल मीडिया मंच पर चेतावनी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात ताज़ा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। सरकार ने जो भी निर्णय देश में कठिन माने जाते थे उन्होंने समय पर लिए हैं और सबको साथ लेकर लिए, क्योंकि हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है
कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए ऐसी नीति बनाई जो न केवल आत्मनिर्भर भारत बल्कि वोकल फॉर लोकल को भी महत्व देती है। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। रुक करते हैं अगली खबर का। मौनी अमावस्या के मौके पर आज सुबह से ही पवित्र नदियों के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी हो या फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, हर जगह ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान के साथ दान पुण्य करने का सिलसिला बना हुआ है। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया। गंगा स्नान से पहले श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया और फिर गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। तो पवित्र नदियों के तटों पर जले श्रद्धा और आस्था के दीप। तो मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। पर डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।
भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। भारत दुनिया में कोविड वैक्सीकरण अभियान में सबसे आगे है। यही नहीं, विश्व में कोविड के कारण विश्व के कई देश जहां लगातार मौतों में इजाफा देख रहे हैं, वहीं भारत में बेहतर प्रबंधन के कारण न केवल कोविड से होने वाली मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। बावजूद इसके सावधानियां अब भी बरतनी होंगी क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आज आपके साथ मैं हूं ज्योतिका और अगले 1 घंटे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कोविड संक्रमण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपके इस संक्रमण से संबंधित कोई भी शंका या सवाल मन में है तो हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे फोन नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर ये आपके सामने हैं और इसके आगे दिल्ली का कोड लगाना ना भूलें 011। और इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स तक जाएं, उनसे बातचीत शुरू करें, आपके सवाल लें, आइए पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं कि भारत की वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त। तो आइए फिर शुरू करते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,05,73,372 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.26% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.43% ही रह गया है। पिछले 24 घंटों में 11,764 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये है ताजा आंकड़े कोविड-19 को लेकर आज तक के। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 20,40,23,840 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 6,99,185 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
और वैक्सीनेशन मैत्री की अगर बात करें तो इस अभियान के तहत मेड इन इंडिया टीके बारबाडोस और डोमिनिका भी पहुंच गए हैं। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों की तारीफ की है। भारत की ओर से इस द्वीपीय देश में कोरोना वैक्सीन की 35,000 खुराक पहुंची है। इससे यहां की 72,000 की आबादी में से आधे लोगों के जीवन की रक्षा हो सकेगी। I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. One would have thought and understood that in a global pandemic such as this, a nation's size and might would have been the primary considerations. But it is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. I'd like to take this opportunity once again to express my heartfelt thanks and appreciation to Prime Minister Modi, his government, and the citizens of India. अर्जेंटीना ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने एक ट्वीट में कहा कि अर्जेंटीना में ड्रग एजेंसी ANMAT ने आपातकालीन उपयोग के लिए मेड इन इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन को अधिकृत किया है। उन्होंने इसे महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सही दिशा में एक कदम करार दिया है। तो ये है ट्वीट। और अब हम डॉक्टर स्पीक की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीरज निश्चल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं, हमारी वैक्सीन की बात करें, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं दुनिया भर से वैक्सीन मैत्री को लेकर के जो विश्वास दिखाया जा रहा है भारतीय वैक्सीनेशन में, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है और एक पॉजिटिव संदेश है पूरी दुनिया को कि किस तरह से भारत हर स्थिति में अपने आप को प्रूफ करने में सक्षम है। ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि ये जो पैंडेमिक की स्टार्ट हुई थी और जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बनी कि ओके वैक्सीन आएगी फिर आगे इसको यूज करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके मन में था, जो WHO ने भी रेज किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वैक्सीन जो भी आ रहे हैं वो कुछ रिच और पावरफुल कंट्रीज अपने तक सीमित रखें और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको अवेलेबल ना हो। तो भारत ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इंश्योर किया है कि ये वैक्सीन अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी मित्र देश है जिनकी भी वो मदद कर सकता है उसमें ये आगे आया है, जो कि बहुत ही सराहनीय मैं कहूंगा कदम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि पैंडेमिक खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी देश में, वर्ल्ड ओवर किसी भी देश में जब तक कोई भी एक केस आ रहा है, ये पैंडेमिक वापस उभरने के चांसेस हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है और भारत ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि जहां भी पॉसिबल हो रहा है वो जिस देश की मदद के लिए जिसकी भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, कंसिडरिंग कि हमारे देश की अपनी